समझ में नहीं है आई, यू कैन आस्क, मैं अभी अनम्यूट करवाती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दे स्टूडेंट्स। हेलो हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा बेटा, आपको समझ आया है या कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? मैम क्रॉनिक रीनल आउटपुट कर्व बता दें। चले ओके, पीछे सारा समझ आ गया। दिस इज क्रॉनिक रीनल आउटपुट। क्रॉनिक रीनल आउटपुट क्या है कि क्रॉनिकली किस तरह से जो हमारी किडनीज हैं वो इन द केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन किस तरह से क्रॉनिकली रीनल आउटपुट से उस हाइपरटेंशन को मेंटेन करती हैं या ब्लड प्रेशर के चेंजेस को मेंटेन करती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आर्टीरियल प्रेशर रेज हो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो रीनल आउटपुट जो है ना वो भी इंक्रीज रहता है सिग्निफिकेंटली, काफ़ी ज़्यादा देर उनको यूरिन आउटपुट उनकी ज़्यादा होती है। वो क्यों ज़्यादा होती है कि जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने वेसोमोटर एरिया में देखा था शॉर्ट टर्म में कि एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू रेज ब्लड प्रेशर, और दूसरी तरफ दो हार्मोन होते हैं जिनको जो कि एंटी नेट्रियूरेसिस होते हैं, जिनको हम जो कि एक उसमें आता है एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 लंग्स में से रिलीज हो रहा होता है और एल्डोस्टेरोन जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड्स पे आ रहा होता है। इन दोनों ने क्या करना है, इन्होंने प्रिवेंट करना है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी सॉल्ट एंड वाटर को बॉडी में रखना है। लेकिन हायर ब्लड प्रेशर के केस में हमने तो सॉल्ट एंड वाटर को निकालना है। तो किडनी अपने तौर ये फंक्शन करती हैं कि एक तो डिक्रीज कर देती हैं, एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देती हैं और एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन को भी लेवल को डिक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट भी ज़्यादा मूव होता है और फ्लूइड भी ज़्यादा मूव होता है विद इन द यूरिन, यानी एक्सेसिव यूरिनरी प्रोडक्शन एंड एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होती है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम और जो सॉल्ट एंड वाटर दोनों के बैलेंस हो जाता है विद इन द ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर जाए क्रॉनिकली और देयर इज डिक्रीज इन सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, हमने जब ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो फिर हमने सॉल्ट एंड वाटर को कंजर्व करना है, बॉडी में रोकना है, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर को हम फिर नॉर्मल की तरफ ले आएं। उस केस में होता क्या है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है और साथ ही एल्डोस्टेरोन और एंजियोटेंसिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, पेरिफेरल कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, ठीक है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। दूसरे एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन जो है ना जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और सिस्टम में वापस ले आते हैं। तो जो लो ब्लड प्रेशर होता है फिर वो सॉल्ट एंड वाटर के ऐड होने से तो या उसके लॉस को प्रिवेंट करता है, उससे वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी में बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है, नो मैटर कि कितना डिजास्टर्स चेंज आ जाए इन द सॉल्ट एंड वाटर इनटेक, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉनिक रीनल आउटपुट। क्रॉनिकली अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है तो वो उसको कंट्रोल कर लेती है। दिस इज क्रॉनिक रीनल आउटपुट। समझ आ गई? और मैम कोई इसकी पॉइंट है तो कर्व बताइए जी। इसकी कर्व बता दें। पार्डन, कब बता दूं इसकी? जी इसकी कब नहीं है बेटा, डिक्रीज इन सॉल्ट उस जो कर्व जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, मैंने आपसे इसमें तीनों डिस्कस कर ली है। ये देखिए मेनली आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये वाला रीनल आउटपुट कर्व, प्रेशर कर्व जो है, ठीक है। और दूसरा ये इसका रिलेशन विद द सॉल्ट एंड वाटर, यूरिनरी आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विद द इंक्रीज इन द प्रेशर, ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है। फिर उसके बाद तीसरा ये होता है कि अगर नया सेट पॉइंट आ जाए कि किडनी डिजीज हो, नया सेट पॉइंट आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, या वाटर सॉल्ट वाटर इनटेक विद डिजीज किडनी तो इक्विलिब्रियम कैसे नई जगह पे सेट हो जाता है। ये दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं, आपसे डिटर्मिनेंट्स दोनों पूछे जा सकते हैं। क्रॉनिक में आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, उसकी ये डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं।
पेरिफेरल रेजिस्टेंस का समझ आ गया? हाइपरटेंशन समझ आ गई? एक्सक्यूज मी, एनी क्वेश्चंस? बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? यस मैम आ रही है। बेटा मुझे बताइए, अगर समझ आ गई तो भी बता दें, नहीं आई तो भी मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन गेट के यू आर देयर विद मी। तो ऑनलाइन में ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे पता नहीं चलता कि स्टूडेंट्स को समझ आ रही है या नहीं आ रही। इतनी डायरेक्ट इंटरेक्शन तो होती नहीं है हम लोग की आपस में, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। दूसरी बात ये मैंने ये कहना था कि आप लोगों को पता है कि आपकी अटेंडेंस जो है ना इस पर रिकॉर्ड हो रही है। हेलो मैम फिगर 19.4 में जो कर्व सेकंड कर्व है वो बता दें। 19.4 में? जी सेकंड जो कर्व है नीचे वाला? जी अच्छा, इसमें क्या है कि ना क्रॉनिकली इस केस में कि अगर किडनी जो है ना इट्स नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली और किसी वजह से वो किडनी भी नॉन फंक्शनिंग है या उसका रीनल फंक्शन जो है ना वो इम्पेयर हुआ है, लेकिन सॉल्ट एंड वाटर इनटेक 4 टाइम्स हो जाए तो भी आप देखें कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो आके सेट हो जाता है एट द लेवल ऑफ 160। अगर आप नीचे इसको फॉल करें स्ट्रेट लाइन ब्लैक डॉट से नीचे लेकर आए तो 150 से ज़रा आगे आके फॉल करता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे इनटेक एंड आउटपुट कि जितना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक है उतना ही आउटपुट होना चाहिए, और वो लेवल जो है ना वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने क्या सारे बॉडी के मैकेनिज्म्स जो है ना वो इसमें है कि एक कांस्टेंट लेवल ऑफ नॉर्मल रेंज हो हर चीज़ की, या वो जिसके के इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है। तो अब जो थोड़ा सा इम्पेयर फंक्शन भी होता है उसको भी वो एक इक्विलिब्रियम फिर उसके हिसाब से वो सेट कर लेता है। आप देखिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो भी एक स्टेज पे जाके जो है 130 140 तक डॉक्टर्स जो है ना वो उसको नॉर्मल लेना शुरू हो जाता है, इसलिए कि वो क्रॉनिक हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, उस बॉडी का ब्लड प्रेशर उस पर ही सेट हो गया। इसी तरह वो इक्विलिब्रियम की सॉल्ट एंड वाटर इनटेक में अगर 4 फोल्ड हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर जो है आके 160 पे सेट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कर्व्स यही बता रहे हैं कि अगर रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट हो तो भी जो है किडनी अपने मैकेनिज्म से उनको एक नए सेट पॉइंट पे ले आती है मगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। एनी क्वेश्चंस? ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, हाइपरटेंशन पे नोट आ सकता है, लीथल इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन आ सकता है, और ये हाइपरटेंशन ड्यू टू प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म जो कि वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से हो सकती है कुछ है, और ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, पूरा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन या बेरोसेप्टर मैकेनिज्म आ सकता है आपको। ये लॉन्ग टर्म में एक तो ये बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म, इसमें आपसे रीनल कर्व मेनली जो है ना उस पर कंसंट्रेट करते हैं, क्या टाइप ऑफ हाइपरटेंशन जो कि इससे रिलेटेड है, वॉल्यूम ओवरलोड जिसमें आ जाता है उसमें एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसमें लिथल इफेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन पूछे जा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि आपसे लॉन्ग टर्म में जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑलमोस्ट उससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर सर्कुलेशन में से उन्होंने क्वेश्चन दे रहे हैं तो उससे रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? ओके जी, खत्म करें लेक्चर्स। हेलो
हेलो, ओके जी फाइन, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।